हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। आज हम लोग इस सीरीज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पाएगा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन नॉट प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन फर्स्ट पूछ रहा है टू डिफेंड द कंट्री, सेकेंड टू पे इनकम टैक्स, थर्ड टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन, या फोर्थ वन इज टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ टू एंड थर्ड, और ऑप्शन डी टू एंड फोर। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो प्रिस्क्राइब नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है। द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ टू एंड थर्ड। ऑप्शन सी, बोथ टू एंड थर्ड। ठीक है, टू एंड थर्ड क्या है? ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, कौन सा है? टू क्या कह रहा है? टू पे इनकम टैक्स और टू कास्ट वोट इन इलेक्शन। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है। कौन कौन से मेंशन है? हम टू डिफेंड कंट्री, ये राइट है, और टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन फंड टू पे इनकम टैक्स ये हमारे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। और टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कौन से आर्टिकल में आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A, 51A में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में आता है, तो याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आता है। ठीक है, आपसे ऐसे अदर एग्जाम्स में, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए पार्ट 4 इट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, किसका पार्ट है ये? तो आप बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का है, पार्ट 4A। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सवाल हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से करेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है ना, चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? आर्टिकल 44 में है। ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 49, या ऑप्शन सी आर्टिकल 43, या ऑप्शन डी आर्टिकल 42। ठीक है, इसका आप आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 43, आर्टिकल 43 इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बेसिस है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ठीक है, वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 43। और आर्टिकल 43 किस में आता है आपका? आर्टिकल 43 आपका डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है ना, और आपको पता है आर्टिकल डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किस आर्टिकल्स में आते हैं? ये आर्टिकल्स
36 टू 51, इसको याद रखेंगे, डीपीएसपी में आते हैं और ये आर्टिकल 36 टू 51 में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है और ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी declared on the grounds of war and और external aggression। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो अगर इमरजेंसी लागू भी हो जाए, जिसको आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपके कौन से दो आर्टिकल हैं जो क्या है सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 15 और 70, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 एंड 21, या ऑप्शन सी आर्टिकल 14 एंड 60, या ऑप्शन डी आर्टिकल 30 एंड 32। ठीक है, आप इसका आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन से जो आर्टिकल्स हैं इवन इमरजेंसी के दौरान में भी आपका सस्पेंड नहीं किया जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और द राइट आंसर इज, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, ये इवन नेशनल इमरजेंसी जिसको आप कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 352 में आता है। ठीक है ना, तो जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है ना, आर्टिकल 20 एंड 21। और जो नेशनल इमरजेंसी है किस ग्राउंड पे लगाते हैं हम लोग, आपको पहला बोला गया है वार, जब किसी के साथ हम युद्ध करते हैं उस समय हम अपने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। और दूसरा, कोई बाहरी एक्सटर्नल एग्रेशन करता है तब हम नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं। और तीसरा जो है आपका आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, इन तीन ग्राउंड के ऊपर हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट है आपका याद रखिएगा वार, ये हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे पूछ दें कि किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी जो है इंडिया में क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो ये तीन ग्राउंड पे करते हैं। यहाँ पे आपको दो पूछा हुआ है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, यहाँ पे तीसरा ये भी है आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन के वजह से भी आपके यहाँ क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है किस आर्टिकल में आता है, वो आता है आर्टिकल 352। ठीक है, और आप जानते ही हैं आर्टिकल 21 कहता है आपका राइट टू लाइफ, क्या बताता है ये आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो आर्टिकल 20 क्या कहता है, वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो आपके इन चीजों के बारे में आर्टिकल 21 और 20 कहता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। और कब ये पूछा है, इन्होंने 2024 में ही पूछे हैं, सितंबर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये क्या पूछ रहा है आपसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है डीपीएसपी के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 42,
या ऑप्शन सी आर्टिकल 40 या ऑप्शन डी आर्टिकल 36? चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 जो है आपका क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। और एक विलेज पंचायत क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको याद रखिएगा, जो विलेज पंचायत है इट इज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग, आपको पता है कि आर्टिकल 40 क्या है, ये भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बालक, which article in the fundamental duty applies when a construction worker takes his 8-year son to the site rather than sending him to a school? क्या पूछ रहा है आपसे? मूल्य कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है जब कोई निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय कहां पे लेके जा रहा है? अपने कार्य स्थल पे लेकर जा रहा है। तो कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी है जो वायलेट करेगा? ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51A H, या ऑप्शन बी आर्टिकल 51A K, या ऑप्शन सी आर्टिकल 51A J, या ऑप्शन डी आर्टिकल 51A I। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट होंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसको आप ध्यान से करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, द राइट आंसर इज, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A के। ठीक है ना, क्या है 51K ए? क्या कहता है? ये आपको बताता है कि अगर कोई बच्चा 6 to 14 ईयर्स का है, बीच का है, तो प्राइमरी पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है ना, अपने बच्चों को क्या भेजना है? वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या पूछे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है ना, अपने 8 साल के बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने साथ ही कैरी कर रहे हैं जहां पे वो काम करते हैं। लेकिन आर्टिकल 51A के क्या कहता है कि अगर बच्चा 6 से 14 साल के बीच का बच्चा है तो आप उसको क्या करें? स्कूल भेजने का प्रयास करें। ठीक है, वहां पे आप उनको स्कूल भेजिए, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से करेंगे। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी 2024 में इन्होंने पूछा है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है ना, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपके सामने कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ब्लैंक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निर्देशक तत्वों राज्य की नीति सिद्धांतों को भारतीय संविधान के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोल, पहला पूछ रहा है ऑप्शन ए बता रहा है सोल ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन डी अ नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला था?
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, और ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है अ नोबेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की एक नवीन विशेषता। ठीक है, क्या है ये, क्या बताया था उन्होंने, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, एक नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे आर्टिकल 36 टू 51 में मेंशन है। पार्ट किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो डीपीएसपी होता है ना बच्चे, वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है ये, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ये नॉन जस्टिसिएबल इन, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर ये डीपीएसपी आपका कोई भी वायलेट होता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालक, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, और ये सीजीएल में पूछा गया है, 2024 में पूछा इन्होंने। तो क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। ठीक है ना, सोशल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 37, ऑप्शन बी आर्टिकल 38, ऑप्शन सी आर्टिकल 39 या ऑप्शन डी आर्टिकल 36। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। सोशल ऑर्डर के बारे में कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है आर्टिकल 38। क्या है इसका, ऑप्शन बी आर्टिकल अनुच्छेद 38। ठीक है, किसके बारे में बताता है, ठीक है, सोशल ऑर्डर के बारे में बताता है। इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 38 जो है आपके सोशल ऑर्डर के बारे में बताता है, और ये डीपीएसपी का है पार्ट है, डीपीएसपी मेंशन किया गया है आर्टिकल, आप जानते हैं कि आर्टिकल 36 टू 51, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आर्टिकल 38 ही है जो आपके सोशल ऑर्डर के बारे में बताता है कि उसके क्या करेगा, वो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नोट के फॉर्म में पूछा है, बताइए नोट, तो याद रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि कौन से इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर कॉमा ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ऑप्शन सी कह रहा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑप्शन डी कह रहा है, मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 years। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं किया गया है। क्या पूछ रहा है, मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 years, 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा देना हमारे लिए यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, और मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है
आपके किस आर्टिकल में आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आपके आर्टिकल 51A में आता है। और किस पार्ट में आता है ये? पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A। और ये भी क्या है, इसको हम, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप इसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, इसको फोर्सफुली, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लागू नहीं करते हैं कि करना ही है, बट इट्स योर ड्यूटी कि हम लोग इस चीज़ का पालन करें। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prohibits providing of any religious instruction in the educational institutions maintained by the states। क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए आर्टिकल 29 कहता है, या ऑप्शन बी आर्टिकल 28 कहता है, या ऑप्शन सी आर्टिकल 30, या ऑप्शन डी आर्टिकल 31A। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है? क्वेश्चन आंसर। और ये कब पूछा गया? ये भी सीजीएल में पूछा गया था, आपके 2024 में पूछा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए किसके बारे में बात करता है? ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है वो? आर्टिकल 21, आर्टिकल 28, 28 जो है, अनुच्छेद 28 जो है हमारा, किसके बारे में बात करता है? प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट्स। ठीक है, और आपको बता दें आर्टिकल 28 जो है किस किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट्स है, आपका फंडामेंटल राइट है। और आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स से थे? 7। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7। लेकिन अब करेंटली अगर हम बात करते हैं, अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6, याद रखिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अभी प्रेजेंटली कौन कौन से हैं? जिसमें आपको जो ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 28 है ना, वो आपके इसमें आता है फ्रीडम ऑफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ, इसको आप बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपके किस आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, आर्टिकल 25 टू 28। और पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आता है। पांचवा है आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो आपके आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है। और लास्ट 6 जो पार्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे तो मार्क कीजिएगा कि यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये सारे कीवर्ड्स ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज
इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी आप किसके बारे में बात कर रहा है, डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए, दे प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक्स। ठीक है। बी कह रहा है दिस हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। सी कह रहा है दे एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डी कह रहा है दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जो है आपका डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। बताइए इसमें से स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हो ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। दे प्रोमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ा देते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक है नहीं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और याद रखिएगा डीपीएसपी आपके इस आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, और पार्ट 4 में आता है। और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं नॉन जस्टिसेबल इन नेचर किसे कहा गया है। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर आपको डीपीएसपी को ही कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम एनालाइज कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और आप इसको ध्यान से करेंगे, ये सारे क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इसको एनालाइज करके और कुछ नए पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि जब आप एग्जाम में फ्रेक्स एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनने का चांस हो जाए। ठीक है ना, तो इस सेशन को आप आराम से करेंगे। ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक इसका करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।